इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपको हम कोई भी सपोज आपने क्या किया, ये कोई भी एक रॉड है जो कि एक बीम जो है वो कुछ ऐसा कुछ बीम है उसके अंदर डला हुआ है, कोई भी एक बीम है उसके अंदर ये रॉड जो है वो डला हुआ है। अब इस रॉड का ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, अगर ये लेंथ डेवलपमेंट लेंथ से कम होगी तो क्या होगा कि अगर कोई पर्सन यहाँ से इसको पकड़ के खींचेगा तो ये पूरी रॉड जो है वो निकल जाएगी बाहर की साइड। तो हम लोग करते क्या है कि एक मिनिमम लेंथ जो कि डाया ऑफ लेंथ पे डिपेंड, डाया ऑफ बार पे डिपेंड करता है, तो डाया ऑफ बार से हम लोग एक उसकी डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ से अगर हम लोग कम डिस्टेंस का बार या डाया प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो खींचने पर निकल जाएगा। तो वो लेंथ, उस लेंथ का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो हम लोग लेंथ ऑफ बार दे रहे हैं वो डेवलपमेंट लेंथ से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। इस चीज को भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे इस यूनिट पे। नेक्स्ट जो है वो है डिजाइन ऑफ बीम इन शियर, जो कि ऑब्वियसली शियर में, शियर के जो शियर फोर्स आ रहा है उसको बियर करने के लिए भी हमें रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। उसके लिए किस तरीके से रेनफोर्समेंट देना है वो हमें सीखना है। एंकरेज बॉन्ड, एंकरेज बॉन्ड ये होता है कि क्या होता है ना कि कंक्रीट और जो हमारा स्टील होता है उसके बीच में, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे बीच में लगा दिया है दब गया है इस वजह से उसके उसमें जो है वो कोई रेंट मतलब बस उसमें टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। उनके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे हम लोग एंकरेज बॉन्ड कहते हैं। और जब हम लोग सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ जो है वो प्रोवाइड करने में नहीं, ऐसी इतनी लेंथ देना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं कि अ, हम लोग अ, हम लोग क्या करें, उन बार बार को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। ठीक, ये सब कुछ भी हम लोग सीखेंगे। ये डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कैसे बियर करती है, किसी भी फोर्स को फ्रिक्शन के थ्रू बियर करती है। लिमिट स्टेट मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू आप लोग ये सब कुछ सीखेंगे। शियर के अंदर अगर बीम फेल्योर हो रहा है तो वो किस तरह होता है ये भी आप लोग सीखेंगे। इक्विवेलेंट शियर एंड मोमेंट, इसका कुछ पार्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोम में, लेकिन अब इसको डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में आप लोगों को सीखना है। नेक्स्ट जो है यूनिट 4, उसमें आपको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब सीखना है। इसमें देखिए आप लोगों को एक वर्ड यूज किया गया है, स्लैब में भी सॉलिड स्लैब यूज किया गया है। स्लैब क्या होता है, स्लैब जिसे हम लोग बोलते हैं छत, जैसे आप जहाँ बैठे हैं आप ऊपर देखेंगे तो आपको जो एक प्लेन सरफेस दिख रहा है उसे हम लोग छत बोलते हैं, या फिर अपने टर्म्स में उसे हम लोग स्लैब बोलते हैं। ठीक, स्लैब जो है वो कई तरीके की हो सकती है। जो आपको अभी जो स्लैब पढ़नी है वो आपको स्लैब पढ़नी है सॉलिड स्लैब, सॉलिड स्लैब उसमें मेंशन है ऑलरेडी। ठीक, और दूसरी तरीके का स्लैब होता है एक फ्लैट स्लैब होता है। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को फ्लैट स्लैब का भी एक व्यू दिखाऊंगी और वो कैसा दिखता है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सॉलिड स्लैब और फ्लैट स्लैब में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आपके यहाँ जो स्लैब आपको दिख रही है ना वो डेफिनेटली आपको सॉलिड स्लैब दिख रही है, उसमें आपको बीम्स दिख रही हैं। ठीक है, तो बीम जहां पर बीम मतलब सॉलिड स्लैब फिर बीम फिर कॉलम, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है तो वो सॉलिड स्लैब है। और अगर स्लैब जो है वो डायरेक्टली कॉलम पे रखी होती है तो उसे हम लोग फ्लैट स्लैब बोलते हैं, उसमें बीम नहीं होती है। ठीक है, ये कहाँ होता है सब कुछ अभी अभी इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है वन वे एंड टू वे स्लैब। वन वे और टू वे स्लैब का ये है कि अगर जैसे स्लैब को अगर आप देखें तो आपको एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आप स्लैब को मानते हैं, और जब आप स्लैब को हॉरिजॉन्टल एलिमेंट मानेंगे
तो उसमें दो डायमेंशंस लेंगे आप, एक लेंथ होगा, एक थिकनेस। आप एक एक को लेंथ मानेंगे, एक को थिकनेस मानेंगे, ये दो डायरेक्ट डायमेंशंस आप मानेंगे। तो अगर उन दोनों डायमेंशंस का रेशियो, मतलब जो बड़ी वाली डायमेंशन है डिवाइड बाय जो छोटी वाली डायमेंशन है, अगर उनका जो रेशियो है वो आपका 2 से कम हो जाता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं कि वो टू वे स्लैब है, टू वे सॉलिड स्लैब है। मैं फिर से बोलती हूँ, हायर जो लेंथ है, जो बड़ी वाली जो लेंथ है डिवाइड बाई जो छोटी वाली जो लेंथ है, उनको दोनों का रेशियो जो है अगर वो 2 से कम हो जाता है तो वो स्लैब जो है वो सॉलिड स्लैब हो जाती है। और अगर यही रेशियो जो है वो 2 से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो वन वे स्लैब है। वन वे और टू वे किस रेफरेंस में होता है? वन वे का मतलब कि जो बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट होगा, अब सपोज कोई एक ऐसा आप रेक्टेंगल एज्यूम करिए जिसका एक लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब रेक्टेंगल है अगर एक लेंथ बहुत ज्यादा है और दूसरा जो डायमेंशन है वो तो बहुत कम है, ठीक। तो अब इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो किसके अबाउट ज्यादा होगा? जो लंबी वाली जो डिस्टेंस है उसके अबाउट ज्यादा होगा, ठीक। तो ये अच्छा, ये कुछ चीजें आपको थोड़ा सा सोचनी पड़ेंगी कि हम लोग जब बोलते हैं अबाउट तो किसके अबाउट मूवमेंट, कैसे मूवमेंट, ये सब चीजें विजुअलाइज होंगी आपको थोड़े ही दिनों में, ठीक। तो ये क्या होता है कि एक एक ही ओर का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और दूसरी ओर के मूवमेंट के कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ओर के मूवमेंट से ही डिजाइन कर देते हैं और वही रेनफोर्समेंट हम लोग दोनों साइड दे देते हैं। तो ये जो तरीका है वो वन वे स्लैब का होता है। लेकिन अगर दोनों डायमेंशन लगभग लगभग बराबर है, मतलब एक जो डायमेंशन है वो दोगुने से कम है अगर, तो दोनों ओर मूवमेंट जो जनरेट होगा वो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग निग्लेक्ट कर सके, दोनों ओर का मूवमेंट लगभग लगभग बराबर होगा। तो रेनफोर्समेंट हम लोग दोनों ओर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जितना जरूरत होता है उतना देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं टू वे सॉलिड स्लैब। आपको सॉलिड स्लैब की डिजाइनिंग सीखनी है, लिमिट स्टेट मेथड से सीखनी है। अच्छा, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स भी हैं, जिसमें से जिसके अंदर ही आते हैं कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन। ये क्या है कि सर्विसिबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बीम है, कोई एक बीम है उसमें लोड लगा हुआ है और वो लोड क्या हो रहा है, उस लोड की वजह से बीम में जो डिफ्लेक्शन है वो करीब कितना आप बोले कि सपोज 6 इंच डिफ्लेक्शन हो चुका है और वो विजिबल हो रहा है कि डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा है। और मान लीजिए कि वो जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्ट ऑलरेडी उस बीम में डिफ्लेक्शन हो चुका है, लेकिन वो लोड को बियर कर रहा है, अभी भी उसमें क्या है, उसमें अभी ज्यादा जो है उसमें क्रैकिंग वगैरह कुछ ज्यादा नहीं है, वो बियर करने में कैपेबल है। अगर ऐसा है तो क्या हम लोग उस बीम को तोड़ देंगे? मतलब उसको हम लोग ये मान लेंगे कि वो जो है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से सही नहीं है, जबकि वो लोड को बियर कर रही है। आपको क्या लगता है, हमें उस बीम को तोड़कर उस जगह नया बीम बनाना चाहिए, मतलब हमें अपना स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको, बताइए। आपको क्या लगता है कि अगर कोई बीम जो है वो उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो चुका है और लेकिन वो अभी भी जो बियर कर रही है जैसा कि हमारे इंडिया में होता है, तो क्या हमें उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए या हमें उसको रखना चाहिए? क्या लगता है आपको, बताइए, मैसेज कर दीजिए। देखो बेटा, होता क्या बेटा, अब क्या मैं ऑडिबल हूँ?
बेटा अब मैं क्या ऑडिबल हूँ सभी को? सबको आपको ये दिख रहा है? ये यूनिट 4 जहाँ पे लिखा हुआ है दिख रहा है बेटा? ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए, हाँ, तो आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है, अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है और लेकिन फिर भी वो अभी तक बियर करने में, मतलब अभी तक वो बियर कर रहा है, वो अभी तक टूटा नहीं है स्ट्रक्चर, तो आपको क्या लगता है कि हमें उसको छोड़ देना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को तोड़ देना चाहिए, मतलब वो बेकार हो चुका है, ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है, आपको क्या लगता है? देखो, होता क्या है कि तीन तरीके का, तीन क्राइटेरिया है ना, डिजाइन क्राइटेरिया तीन है, मैंने आपको बताया था। एक लिमिट स्टेट, एक वर्किंग स्ट्रेस, और दूसरा जो है वो सर्विसिबिलिटी के लिए था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन, इन तीनों के लिए एक स्पेसिफिक आपको वैल्यूज दे दी गई हैं। सपोज लेंथ, मतलब रेशियो पे वैल्यूज हैं कि अगर मान लीजिए कि 10 मीटर लेंथ का है कोई, तो L/D रेशियो जो है, अगर वो सपोज 2 से ज्यादा होगा तो हमें इतना डिफ्लेक्शन रखना है, इससे ज्यादा अगर होता तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो यस, ये बात सही है कि अगर हमारा जो स्पेसिफाइड, जो कोड के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है, अगर उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन उस बीम में हो रहा है, तो भले ही वो बीम उस लोड को बियर कर रही हो, हम फिर भी उसे हटा देंगे। हमारा वो स्ट्रक्चर हमारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है और हम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा ऐसा होता है इसमें। तो चाहे वो डिफ्लेक्शन हो या फिर क्रैकिंग के लिए भी ये बात ट्रू होती है। सपोज कि कोई बीम है, उसमें बहुत ज्यादा क्रैकिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बीम जो है वो लोड को बियर कर रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है, क्रैक हो चुका है नीचे से, तो भी हम उसे डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि वो हमारी लिमिट, जो हमारी क्रैकिंग की जो लिमिट है उससे ज्यादा हो चुका है। सेम इसी तरह वाइब्रेशंस के लिए भी है। नेक्स्ट जो है वो डिजाइन ऑफ कॉलम है। कॉलम तो आप लोगों को पता ही है, वर्टिकल, वर्टिकल हमारा मेंबर होता है कॉलम। बीम का जो लोड होता है वो पूरा कॉलम में आता है, और कॉलम का डिजाइनिंग आपको सीखना है लिमिट स्टेट्स मेथड से। इफेक्टिव हाइट ऑफ कॉलम आपको पता है। इसमें कौन कौन से अजम्पशंस लिए जाएंगे, देखिए पूरे डिजाइन में ही हम लोग अजम्पशंस जो है वो लेते चले जाते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भले ही कॉलम के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में ना दे, लेकिन फिर भी कोड ये कहता है कि मिनिमम एसेंट्रिसिटी लेकर आप लोग सॉल्व करेंगे। तो वो एसेंट्रिसिटी कितनी होती है वो ऑलरेडी कोड में मेंशन है, उस एसेंट्रिसिटी को लेकर ही आप लोग सॉल्व करेंगे। शॉर्ट कॉलम अंडर एक्सियल कंप्रेशन, इसमें हमेशा ऑब्वियसली कंप्रेशन लोड ही आएगा। शॉर्ट कॉलम क्या होता है वो जान लीजिए। अगर एल इफेक्टिव, जो एल इफेक्टिव डिवाइड बाई उसकी लीस्ट लैटरल डायमेंशन, अगर ये रेशियो जो है वो 12 से कम होता है या उसके बराबर होता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। अगर एल इफेक्टिव बाई लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ये रेशियो जो है अगर वो 12 से कम होता है या उसके बराबर होता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। और अगर एल इफेक्टिव बाई लीस्ट लैटरल डायमेंशन रेशियो जो है वो 12 से ज्यादा होता है, तो हम लोग उसको लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। आपको दोनों की डिजाइनिंग सीखनी है। तो शॉर्ट कॉलम की जो डिजाइनिंग है वो एक्सियल लोड और यूनिएक्सियल बेंडिंग दोनों के लिए सीखनी है, और बाई एक्सियल बेंडिंग का भी यूज करके आपको डिजाइनिंग सीखनी है, डिजाइन चार्ट्स का यूज करके। एक चीज और इसमें दिया हुआ है, हेलिकल रेनफोर्समेंट, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, हेलिकल रेनफोर्समेंट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एक जनरल सा रेफरेंस लेंगे। आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिए। आपके पास आईएस कोड होना ही चाहिए, वो आपको आपके उसमें भी मेंशन, आपको ले जाना अलाउड होता है, बशर्ते उस पर कुछ भी मेंशन, आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे उस पर, कहीं भी एक पॉइंट भी लिखा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका यूएफएम में काउंट हो जाएगा। आपको अगर बुक खरीदनी है तो आप पिल्लई और मेनन की बुक खरीद सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। एके जैन की बुक भी नॉर्मल है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ठीक, कोर्स इतना ही आपको सीखना है। अब कुछ जनरल चीजें आप लोग, कुछ जनरल सी चीजें आप लोग देख लीजिए। कुछ जनरल चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है। वो क्या है कि
ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसमें आपको लगभग सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो कंसीडर किया जाता है, अच्छा एक और चीज, ये सब शुरू करने से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है स्ट्रक्चर में, सबसे नीचे क्या होता है स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन होता है। ठीक, फाउंडेशन के ऊपर जो है कॉलम्स आते हैं। कॉलम के ऊपर क्या है, जैसे इसमें आपको देखिए फाउंडेशन तो नहीं दिख रहा होगा, फाउंडेशन इसके नीचे है। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है, फाउंडेशन होता है। ये क्या है, ये कॉलम है। ये क्या है, ये बीम है। और ये एरिया क्या है, ये एरिया जो है ये स्लैब वाला एरिया है। ठीक, हम लोग इस तरीके देखते हैं। और लोड का ट्रांसफर कैसे होता है, लोड का ट्रांसफर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो जैसे लोड का ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे की ओर, उसी तरह डिजाइनिंग भी की जाती है। हमेशा डिजाइनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर वाले एलिमेंट से स्टार्ट होती है। सबसे पहले रूफ डिजाइन होगा, उसके बाद बीम्स डिजाइन होंगी, उसके बाद कॉलम डिजाइन होगा, इसके बाद उसका फाउंडेशन डिजाइन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। इस यहाँ तक में किसी को बेटा कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल चीजें, कुछ टर्म्स जो मैं यूज करूंगी पूरे से वो आपको बता रही हूँ, कुछ जनरल चीजें, और फिर हम लोग मतलब अपना अपना कोर्स अब स्टार्ट हो गया। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो आप लोग मैसेज कर दो मुझे, मैं देख लूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, ये जो एरिया है, अब आपके सामने जो पिक्चर आपको दिया है मैंने, क्या आप लोग बताएंगे किस तरीके का स्लैब है। कोई भी स्लैब जिसमें बीम होती हैं, बीम अवेलेबल होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्लैब। लेकिन मतलब जो आपका स्लैब का जो वेट होता है वो डायरेक्टली किस पे आता है, बीम पे आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्लैब, और बीम के बाद कॉलम पे जाता है। लेकिन अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि स्लैब जो है वो डायरेक्टली कॉलम पे है, कॉलम पे टिकी हुई है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि फ्लैट स्लैब है। ठीक, कुछ और एलिमेंट्स आपको कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर इस जगह पे क्या है, अगर यहाँ पे ये जो लोड है, जो बीम के थ्रू जो लोड ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 यहाँ से नीचे आ रहा है, अगर वो काफी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अगर वो जो है वो इतने एरिया में नहीं कवर हो रहा तो पियर्सिंग इफेक्ट हो जाएगा। पियर्सिंग इफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये कॉलम तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और ये जो पूरी छत है वो इसको तोड़ती हुई नीचे आ जाएगी। ये पियर्सिंग इफेक्ट होता है, ये आप लोग सीखेंगे। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम के ऊपर भी ऐसे फैला के स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो क्या होता है, एरिया धीरे धीरे कम होता है। स्ट्रेस जो है वो जैसे जैसे क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा, एकदम से देखिए यहाँ पे एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है, एकदम से ज्यादा एरिया से एकदम से कम एरिया पे आ गया, आपका लोड एकदम से कम एरिया पे आ गया, तो क्या होगा, तभी ये प्रॉब्लम होती है कि जो है पियर्सिंग इफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर एरिया जो है वो धीरे धीरे कम होगा तो पियर्सिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है आपको कॉलम हेड भी देखने को मिले, यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे कॉलम का जो एरिया है वो धीरे धीरे कम हो, यहाँ पर एकदम से कम है, ऐसा भी कुछ कुछ आपको देखने को मिल सकता है। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये जो है एक एग्जाम्पल है, ये आपका जो है ये आपका सॉलिड स्लैब है, ये आपका सॉलिड स्लैब है। ये सॉलिड स्लैब से जो लोड आएगा वो बीम्स पे आएगा, ये देखिए बीम्स हैं, बीम्स से इधर वाली बीम से इस पे, 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 ऐसे क्या होगा, लोड ट्रांसफर होगा कॉलम पे, और कॉलम के बाद जो लोड आ जाएगा वो फाइनली हम लोग फाउंडेशन पे ट्रांसफर करते हैं। सबका डिजाइनिंग होता है, डिजाइनिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, डिजाइनिंग हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक जंक्शन है जिसमें आपको क्या है, यहाँ पे भी आपको बीम दिख रही है, यहाँ पे स्लैब दिख रहा है, बीम है, और ये कॉलम है, ये जंक्शन है, इस पार्ट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ये देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें कहीं आपको बताइए कि आपको बीम दिख रहा है कहीं, इसमें कहीं बीम नहीं है। देखिए ये जो स्लैब है, ये देखो स्लैब है, और स्लैब क्या है, डायरेक्टली कॉलम पे टिका हुआ है। स्लैब जो है वो डायरेक्टली कॉलम पे टिका हुआ है।
इट मीन्स ये जो स्लैब है वो हमारी फ्लैट स्लैब है। या मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग डिजाइनिंग स्ट्रक्चर की पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको लगभग सभी तरीके के स्ट्रक्चर का नेम पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चर है तो क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारी। ये जो है ये आपका है सॉलिड, ये आपका सॉलिड स्लैब नहीं है, आपका फ्लैट स्लैब है। सॉलिड स्लैब और फ्लैट स्लैब में एक और डिफरेंस होता है कि फ्लैट स्लैब का थिकनेस जो है वो बहुत कम होता है। ये देखिए जो अभी आपने स्लैब देखा था उसके कंपैरिजन में इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसका यूज मेनली हम लोग कहाँ करते हैं, फ्लैट स्लैब का यूज मेनली होता है, आपने देखा होगा पार्किंग एरिया में करते हैं, पार्किंग लॉट पे करते हैं, जहां पर हमें क्या चाहिए होता है, बीम जो है बहुत नीचे नीचे तक आती हैं बीम, तो क्या होता है अवेलेबल टोटल स्पेस जो होता है रूम के अंदर वो कम हो जाता है। तो जहां पर हमें ऐसा चाहिए होता है कि हमें हाइट काफी चाहिए होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बीम को हटा दें किसी तरीके, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है ये जो है फ्लैट स्लैब होता है वो स्ट्रक्चर। पेट्रोल जहां पर आप लोग भरवाने जाते हैं वहां पर भी आपको फ्लैट स्लैब ही देखने को मिलेंगी, वहां पे भी आपको बीम्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। ये आपको इसके सेकंड पार्ट में पढ़ना है, अभी फर्स्ट पार्ट में ये आपको सिर्फ सॉलिड स्लैब की डिजाइनिंग है, फ्लैट स्लैब की डिजाइनिंग नहीं है। ये देखिए लोड किस तरह जाता है वो आपको बताया गया है, यहाँ से जो टोटल लोड आएगा वो आएगा इस स्ट्रक्चर पे जिसे हम लोग स्लैब बोलते हैं। यहाँ पर पूरा स्लैब जो है वो एक ही पैनल में डिजाइन है, ये पूरा एक पैनल हम लोग मानते हैं। ठीक, और ये जो है ये लोड जो है ये ट्रांसफर हो रहा है कुछ इस तरह, पहले बीम्स में गया, पहले ये स्लैब में आया, स्लैब से बीम में गया, बीम से देखिए कॉलम पे गया और कॉलम के बाद ये नीचे देखिए फाउंडेशन पे गया। एक चीज और हम बीम क्यों देते हैं ये आपको चीजें थोड़ा सा समझनी चाहिए कि हम लोग बीम वगैरह प्रोवाइड क्यों करते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए बीम प्रोवाइड करने का क्या रीजन होता है, हम लोग स्लैब में बीम क्यों प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि अब देखिए मान लीजिए कि ये एक छोटा सा स्लैब हम बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल स्लैब जो है वो बनाने की कोशिश है मेरी, तो वो बनेगा नहीं, आप लोग समझ जाइए कि वो रेक्टेंगल स्लैब है बस। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल स्लैब है, जब हम लोग इसमें किसी तरीके से लोड लगाएंगे तो लोड लगाने पर आप लोग देखिए, अब आप लोग आपको तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी काफी चीजें पढ़ाई हैं, तो आप लोग विजुअलाइजेशन समझते होंगे। ठीक है, तो अब जरा एक कॉपी ले लीजिए, एक रेक्टेंगुलर कॉपी लीजिए अपने हाथ में और उसको क्या करिए, उसको चारों, उसके चारों कोने जो है वो किसी जगह पे टिका दीजिए, पेन के ऊपर रख दीजिए चारों कोने उसके। ठीक, इसके बाद आप क्या करिए, मिडिल पे अपने हाथ से लोड लगाइए, उस बुक पे लोड लगाइए, मिडिल पे लोड लगाइए। अब आपको उसका डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का जो कर्व बनेगा उस स्लैब का वो आपको दिख रहा होगा। अब चूंकि आपने एक लगभग जो कॉपीज ली हैं तो कॉपी में जो L/B रेशियो होता है वो 2 से जो है वो आपका कम ही होता है, मतलब आपको दिख रहा है 2 वे स्लैब। अब जब 2 वे स्लैब दिख रहा है तो 2 वे स्लैब में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, सब ओर से डिफ्लेक्शन दिखता है। दिखा, विजुअलाइज हुआ बेटा? अगर किसी को नहीं हुआ तो बताइए, फिर मैं कुछ और तरीका आपको सोचूं कुछ और बताने का। ठीक है, तो चारों कोने पर आपने क्या किया, आपने लगाया पेन लगाया, उसके ऊपर आपने बुक रखा और बुक को बीच में क्या करना है, अपने बीच में आपको लोड लगाना है। अब लोड लगाने पे क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे इसका अगर हम डिफ्लेक्शन देखेंगे, ये आपको सामने से देखने में ऐसा दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये ऊपर से देखने में ऐसा दिखेगा, सामने से देखने में ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाली जो विड्थ है वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसका जब डिफ्लेक्शन पार्ट बनेगा ना, तो डिफ्लेक्शन पार्ट, इसका जो डिफ्लेक्शन वाला ये बनेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा एक ओर से। ठीक, तो ये डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब अगर आप क्या करें कि यहाँ पर आप बीम लगा दें, यहाँ पर आप ऐसे बीम लगा दिया आपने एक, और यहाँ पर एक ऐसे बीम लगा दिया आपने एक, तो अब इसका डिफ्लेक्शन पार्ट अब आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया कि आप पेन लगा दीजिए, एक लेंथ के, एक बीच में एक लेंथ के पैरेलल और एक विड्थ के पैरेलल। अगर आप ऐसा
जो है आप ऐसा लोड लगा देंगे और फिर से आप बीच में लोड लगाएं या कॉर्नर्स पे लोड लगाएं, यहाँ पर लोड लगाएं, यहाँ पर लोड लगाएं, यहाँ पर लोड लगाएं, यहाँ पे लोड लगाएं, कितना भी लोड लगा लें लेकिन वो इतना डिफ्लेक्शन तो नहीं क्रिएट करेगा। अब जो उसका डिफ्लेक्शन होगा ना, डिफ्लेक्शन पार्ट अब अगर आप देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी बीम है यहाँ पर, ये देखिए बीम है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, लेकिन कितना भी डिफ्लेक्शन हो वो इतना डिफ्लेक्शन के बराबर तो नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्पान होने लगता है हमारी स्लैब में तो हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं उसको जो है बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें बीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है बेटा तो बताइए मुझे, यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है? जरा सभी लोगों का मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं फिर मैं आगे आप लोगों को फिर से बताती हूँ। ओके, ठीक है, अटेंडेंस हो गया। अब आप लोग स्लैब स्टेबिलिटी वगैरह, हाँ बेटा स्लैब स्टेबिलिटी जो है वो हम लोग देखेंगे अभी जब ये स्लैब वाला पार्ट स्टार्ट होगा, वो आप लोग सीखेंगे। दोनों तरीके के स्लैब में स्लैब स्टेबिलिटी ऑब्वियसली अलग होता है, हर तरीके का स्लैब जो है वो अलग तरीके से डिजाइन होता है। हम लोग मानते हैं रिफ्लेक्शन कर्व अलग है और स्टेबिलिटी दोनों में अलग है, क्राइटेरिया दोनों के अलग हैं। बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं बेटा? बीम जो है मैंने आपको अभी भी बताया ना कि अगर आप बिना बीम के डिजाइन करेंगे, जब मैंने आपको सिर्फ कॉर्नर्स पे जब मैंने आपको सिर्फ कॉर्नर पे पेन लगा के कॉपी रखने को बोला, इसका मतलब क्या, जो स्लैब है स्लैब के ऊपर आपका डायरेक्टली जो स्लैब है वो डायरेक्टली कॉलम के ऊपर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। जब डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा तो सीधी बात है उस चीज को कम करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बोला क्या सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए बीम में, मैंने पहले भी बोला कहीं पर भी किसी भी स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्शन के ऑलरेडी क्राइटेरिया हैं कुछ, जो उन क्राइटेरिया को फॉलो करते ही हमें काम करना है। भले ही आपका स्ट्रक्चर जो है भले ही आपका स्ट्रक्चर लोड को कैरी कर रहा हो, लेकिन फिर भी अगर उसमें डिफ्लेक्शन एक लिमिट से ज्यादा हो चुका है तो हमें उसे डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। सेम इसी तरह मतलब स्लैब में भी होता है। अगर हम लोग बिना बीम के जब हम लोग बिना बीम के उसका डिफ्लेक्शन कर्व देख रहे थे तो आपने देखा ना उसमें कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन था। लेकिन अगर हम लोग स्लैब में हम लोग बीम बना दे रहे हैं फिर उसका डिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जा रहा था। इसलिए हम लोग क्या है उसमें बीम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये सिर्फ एक रीजन है बीम प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो आकांक्षा बेटा अब आपको समझ में आया? देखो बेटा, हम लोग पार्किंग स्लॉट पे इसलिए नहीं बीम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला ना दो तरीके की बीम मैंने आपको बोली, फ्लैट स्लैब और सॉलिड स्लैब। सॉलिड स्लैब जो है रिक्वायरमेंट अलग है, हर जगह पे रिक्वायरमेंट अलग है। जब आप लोग जब फ्लैट स्लैब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि उसका डिजाइनिंग दूसरी तरीके से होता है। एक चीज तो ये
कि वो हल्के लोड के लिए डिजाइन होता है। मैंने कभी कहीं बोला कि आपका जो मतलब देखो जहां पे भी वो फ्लैट स्लैब यूज किया जाता है, जरा उसका तरीका देखो। क्या हम लोग जहां पर हम लोग पार्किंग एरिया लगा रहे हैं, उस पार्किंग एरिया पे जहां सिर्फ पार्किंग एरिया है उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप होते हैं उनके ऊपर कोई लोड नहीं होता, काम सब नीचे हो रहा होता है। वो बस छत किस लिए लगी होती है, वो बस धूप और पानी से बचाने के लिए लगी होती है, ठीक है। तो वो जो छत है उसका काम क्या है, उसका छत का काम लोड को बियर करना नहीं है। क्या आपको कभी देखा है कि पेट्रोल पंप के ऊपर घर बन रहा हो, ऐसा कहीं है? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट बस एक शेड प्रोवाइड करना है। जब सिर्फ शेड प्रोवाइड करना है मतलब वो कम लोड के लिए डिजाइन होगी, ठीक है। दोनों तरीके की स्लैब की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। जो सॉलिड स्लैब होती है वो प्रॉपरली लोड के लिए डिजाइन होती है, उसमें लोड भयानक आएगा। हम लोग के घर पे जो छत बनती है वो सॉलिड स्लैब है, बीम के साथ बनाई जाती है। कभी आपने कोई घर ऐसा नहीं देखा होगा जो फ्लैट स्लैब में बना हो, ठीक। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड स्लैब जो कि अच्छा खासा इसमें अमाउंट जाता है कंक्रीट और स्टील का, इसे हम लोग पार्किंग लॉट में देंगे तो हमारी बेवकूफत होगी, ये बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं होगा। होगा क्या कि उसको लोड तो बियर करना ही नहीं है, वो सिर्फ शेड के लिए लगा हुआ है। और उसकी जगह अगर हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा सॉलिड स्लैब लगा दिया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा लोड बियर कर सकता है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। दोनों स्लैब का अपना अलग रिक्वायरमेंट है, इसलिए दोनों स्लैब जो है वो अलग अलग जगह पे भी यूज होती हैं, और प्लस उनका अलग अलग क्राइटेरिया भी है। ओवरऑल रिफ्लेक्शन इन टू वे स्लैब इज लेस देन 1। देखो आपको अगर जो भी आपको लोड मतलब बियर करवाना है वो इस चीज पे कभी डिपेंड नहीं करता कि आप 1 वे बनाएंगे कि 2 वे बनाएंगे। ये कभी आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता बेटा। 1 वे बनेगा या 2 वे बनेगा ये अवेलेबल एरिया पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी आपको जब कुछ काम दिया जाएगा एज अ डिजाइन इंजीनियर, जब आपको कुछ काम दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपको इतने एरिया में ये चीज बनानी है। क्या आपको आप डिजाइन आप ये काम करने के लिए फ्री होंगे क्या कि आप डिफाइन करेंगे कि हमें 1 वे बनाना है कि 2 वे बनाना है? कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि अगर विदाउट बीम अगर आप देखेंगे तो वन वे में जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब आप डिजाइनिंग सीखने लगेंगे ना तो आपको देखेंगे आप लोग कि 1 वे में आप बीम का अरेंजमेंट किस तरह देते हैं, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि 1 वे में ओवरऑल रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या 2 वे में कम होगा, ठीक है। ठीक है, इतना सही है। मल्टी लेवल पार्किंग में भी फ्लैट स्लैब बनाएंगे। देखो हाँ, पार्किंग जहाँ पे भी हम लोग करते हैं ना वहां पे भी हम लोग कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग फ्लैट स्लैब बनाएं। लेकिन फ्लैट स्लैब ऑलरेडी कम लोड के लिए डिजाइन होता है, बहुत माइनर सा। जब आप लोग सीखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा बहुत कम। तो वहां पे भी हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ थिकनेस इतना ज्यादा नहीं रखते हैं। जितना लोड आएगा उस बेसिस पे हम टाइप ऑफ स्लैब डिफाइन करते हैं। लेकिन 1 वे बनेगा या 2 वे बनेगा ये अवेलेबल एरिया पे पूरी तरह डिपेंड करता है, ठीक है। अब तो ये लगभग खत्म होने वाला है बेटा आप लोगों का। तो हम लोग अब नेक्स्ट कल फिर क्लास होगी बेटा, मैं 9 o'clock पे फिर से आपको सेंड करूंगी, फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब हम लोगों का सब्जेक्ट लगभग स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप लोग इसमें सीखते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा।